हेलो बच्चों, क्या हाल है। मेरा नाम है तनवीर खान और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ एक ऐसे बंदे के बारे में जो हमारे चारों तरफ है, चारों तरफ मौजूद है। आप मानोगे नहीं, वो हमारे चारों तरफ हर एक कोने में, हर एक मतलब यूं मान के चलो, लिपस्टिक के अंदर, मेडिसिन के अंदर, कोयले के अंदर और यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी मौजूद है। और आपके जो मोबाइल है उस मोबाइल की चिप में भी वो मौजूद है। तो ये कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, ये है कार्बन बाबा। क्या है? कार्बन बाबा। तो कार्बन बाबा का परिचय मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। भैया कार्बन बाबा जो है ना, उनके 4 हाथ हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो कार्बन बाबा जो है उनके कितने हाथ है? 4 हाथ है। और इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। जो बाबा है भैया, तो इनके क्या बहुत सारे भक्त वगैरह बने हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो बहुत सारे इनके दोस्त हैं। तो मैं आप लोगों को आज कार्बन और उसके दोस्तों की इस रोमांच से भरी दुनिया में एंटर कराने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करो इस वीडियो को, कि जितना ज्यादा शेयर करोगे देखो पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा। और आप लोगों की आज से 3 महीने का क्रेश कोर्स में शुरू करने जा रहा हूँ साइंस का। धीरे धीरे सारे ही सब्जेक्ट का, कुछ का चालू हो चुका है एजुकेशनल हाइट्स चैनल पर, और बाकी का भी धीरे धीरे चालू हो जाएगा 2-4 दिन में। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हाय सूरज, सुरजीत, हाय। हाँ तो भाई जल्दी से ज्यादा इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें। और बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलो, ले चलता हूं आपको इसकी दुनिया में। तो बच्चों, कार्बन जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि कार्बन बाबा जो है वो कौन सी जगह पर मिलते हैं? वो मिलते हैं 6 नंबर पर। कहाँ पर मिलते हैं? 6 नंबर पर। यानी कार्बन का जो बेटा एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। क्या होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। क्लियर? सिंबल की बात करें तो कार्बन का जो सिंबल होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में किस किस को पता है? जैसे कि मैं नॉर्मल सा बता देता हूँ आप लोगों को कि कार्बन का जो पहला शेल है, ये पहला शेल है। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन 6 नंबर पर आता है बेटा। तो 6 नंबर का मतलब, देखो, जो एटम जितने नंबर पर आता है ना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन अगर 6 नंबर पर आता है तो इसका मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया कार्बन के जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सुरजीत, हाँ मुझे ये चैप्टर नहीं आता, मेरे प्री बोर्ड 22 को हैं, क्या करूँ सर? बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो। अभी प्री बोर्ड आपके 22 को स्टार्ट हो रहे हैं। जब भी आपके साइंस का पेपर होगा एक बार मुझे डेट बता दो। देखो कोशिश करेंगे कि काफी हद तक मैं आप लोगों को करा दूं। बाकी अगर आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सुरजीत या बाकी जो बच्चे हैं। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, क्योंकि मैं आप इतने बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ ना, कि मतलब आप नींद में उठकर भी बोलोगे कि यार सर, इसका आंसर तो ये है। और हम हर एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है सब कवर करेंगे। कुछ नहीं छोड़ने वाले अपन, सब कवर करेंगे, टेंशन मत लो तुम बिल्कुल भी। तो भैया कार्बन के जो फर्स्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो सेकंड शेल होता है कार्बन का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। 1, 2, 3 एंड 4। तो कार्बन का जो सेकंड सेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में 4। यानी फर्स्ट में 2 और सेकंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन भैया कहाँ मिलता है? तो कार्बन फूड्स में मिलता है, क्लोथ्स में मिलता है, मेडिसिन में कार्बन मिलता है ना? क्लोथ्स में मिलता है, मेडिसिन के अंदर कार्बन मिलता है, और भी बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि बुक्स हुई, है ना? बुक्स में कार्बन होता है। और भी बहुत सारी चीजें जो मैंने अभी शुरुआत में आप लोगों को बताई थी, उसके अंदर कार्बन मिलता है। क्लियर है बेटा? चलो आगे देखना। ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर मेड ऑफ कार्बन कंपाउंड। जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है, अब लिविंग स्ट्रक्चर जैसे हम हुए, एनिमल्स हुए, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए,
या फिर अगर मैं बात करूं पेड़ पौधे हुए, है ना, जो ट्रीज वगैरह प्लांट्स वगैरह हुए, इन सब में कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं। क्लियर? तो धीरे धीरे समझेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कार्बन इन नेचर, देखो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है ना वो ओनली 0.2% है। देखो कि बहुत कम है, देखा जाए ना 0.02% कार्बन है, जो कि बहुत कम है। इतना कम होने के बावजूद, इतना कम होने के बावजूद ये सब जगह पर मिलता है। सोच के देखो आप, एटमॉस्फेयर में सिर्फ कितना है, 0.03%। सोच के देखो कितना कम है। इतना कम होने के बावजूद इसने हर एक जगह पर कब्जा किया हुआ है और अपनी एक अलग दुनिया बनाई हुई है। जब आप 11th-12th में आओगे ना, आप देखोगे भैया इसकी एक अलग ही दुनिया है, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी अलग दुनिया बनाए हुए है और इसको अपन को अलग से ही पढ़ना पड़ता है। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है भैया, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बड़े टफ टॉपिक है इसमें, लेकिन टेंशन मत लो, मतलब बहुत इजी तरीके से हम इसको करेंगे। तो मतलब जोश के साथ बने रहो बस आप। भाई आप जोश के साथ बने रहोगे भैया, जोश मीटर कम नहीं होना चाहिए, भयंकर तरीके से अपना जो है जोश लेवल है उसको हाई रखो आप, बस फिर मजा आएगा पढ़ाने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है? तो एटम ट्राई टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, यानी कि एटम एटम जो है, कोई सा भी एटम हुआ, वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? ताकि वो स्टेबल हो सके। तो भैया कार्बन के भी, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कि कार्बन के फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? तो सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के सेकंड शेल में, और इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत होती है, ताकि क्या हो सके, ताकि अपने आप को स्टेबल बना सके। तो हर कोई चाहता है भैया स्टेबल हो, आप चाहते हो, मैं चाहता हूं कि हम लोग स्टेबल हो। तो भैया हमारा जो एटम है वो भी तो चाहेगा ना, हमारा कार्बन बाबा भी तो चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाता है। अब क्या तिगड़म लगाता है देखो। अब अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के उसके बाद दो ही तरीके हैं, या तो भैया वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ले। तो भैया क्या करेगा कार्बन, ये हम देखते हैं। तो क्या कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि गेन करेगा, या लूज करेगा? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है ना तो भैया 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन को ना तो गेन करता है और ना ही वो लूज करता है। ध्यान से देखो, वाई कार्बन कैन नॉट गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। तो भैया इसके बाद दोनों ऑप्शन नहीं है, ना तो ये गेन कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन और ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो भैया फिर क्या करता है ये? तो वो भी मैं फिलहाल बताऊंगा आप लोगों को कि क्या करेगा है। फिलहाल तो हम जानते हैं कि भैया ये क्यों 4 इलेक्ट्रॉन को क्यों गेन नहीं कर सकता, भैया क्यों लूज नहीं करता है ये 4 इलेक्ट्रॉन को। तो देखना ध्यान से, इफ कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो देखो आपको पता है कि अगर कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मान लो भैया कोई भी एक मेटल है या एलिमेंट है या कोई एटम है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मेटल इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं बच्चों। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आता है, ये आपको पता है कि नहीं है? भाई पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या आता है बेटा, उस पर माइनस चार्ज आता है। तो भैया कार्बन जो है, अगर मान लो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या आएगा, C-4, -4 चार्ज आएगा। क्लियर है? लेकिन देखो यहाँ, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर -4, C-4 बनता है वो, है ना। बट न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स इजीली। भैया जो न्यूक्लियस है वो 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। भाई फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही उसके पास मौजूद हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करेगा? देखो समझना, कार्बन 6 नंबर पर आता है, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हुए बेटा? इसमें प्रोटॉन भी हुए 6। क्लियर? कार्बन अगर 6 नंबर पर आ रहा है तो इसमें प्रोटॉन भी 6 हुए। तो तुम खुद सोचो, ये किस तरीके से, मतलब कैसे ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा? तो ना तो भैया ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएगा और ना ही ये लूज कर पाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? चलो समझना इस चीज को, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, एक बार देखना वापस।
तो कार्बन जो है उसके पास भैया 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बेटा? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन जो है वो अवेलेबल है ना? अब सोच के देखो भैया 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पर कैसे पकड़ बनाएंगे? ये तो होल्ड ही नहीं कर सकते भाई, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया है तो इलेक्ट्रॉन का। भाई 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे होल्ड करेंगे? तो भैया ये चीज तो पॉसिबल नहीं है कि कार्बन जो है वो C-4 बना ले, क्योंकि ये 10 इलेक्ट्रॉन को इजीली होल्ड नहीं कर सकता। आगे बात करें तो इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अब देखो कोई भी अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है बेटा तो उस पर +4 चार्ज आता है। क्लियर है बात? +4 उस पर चार्ज आ जाता है। तो कार्बन जो है भैया वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। क्लियर है बात? कार्बन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। और एक और चीज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ लो ना? सोच के देखो कि भैया 6 प्रोटॉन ने, सुनना इधर मेरी बात, 6 प्रोटॉन जो है वो मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। अगर जैसे हम यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। आपको पता है ना भाई, जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। दूसरा निकालेंगे तो उसको और ज्यादा एनर्जी लगेगी निकालने के लिए, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज्यादा है। थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो भैया कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता। तो सो कार्बन नाइदर गेन्स और नो लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो कार्बन है भैया वो ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है और ना लूज कर सकता है। इंस्टीड कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसी तिकड़म की मैं बात कर रहा था कि कार्बन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज नहीं कर सकता तो वो क्या करता है? वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है बेटा? वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। देखना, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये भैया कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भैया? क्यों कार्बन जो है वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? क्या चीज है ये कोवेलेंट बॉन्ड? तो देखना, कार्बन नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। देखो कार्बन को अपना ऑक्टेट यानी अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 4 उसके पास ऑलरेडी है अपने आउटर मोस्ट शेल में, और 4 की उसको और जरूरत है। तो भैया ये जो है ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। अब ये थोड़ी देर पहले अपन ने देखा। तो ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को। अब शेयर करना तो आप समझते ही हो ना? तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। दिस शेयरिंग लीड्स टू कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। और इस शेयरिंग की वजह से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब क्या चीज है भैया कोवेलेंट बॉन्ड? क्या चीज है समझना इसको। तो देखो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझो, क्योंकि आपके 11th 12th में भी काम आएगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जब भी कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ना बेटा, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि समझना भाई, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक दूसरे के साथ अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो ये जो बॉन्ड बना है ना बीच में, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड से क्या फायदा होता है उसको समझो। इस कोवेलेंट बॉन्ड का ये फायदा होता है कि भैया इस हाइड्रोजन के पास, इस वाले हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, एक और यहाँ पर ये बॉन्ड बनाकर शेयर कर रहा है, तो कुल मिलाकर इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और शेयर करने की वजह से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। क्योंकि देखो शेयर करने का मतलब ही होता है, शेयर करना मतलब देना नहीं है, शेयर करने का मतलब ही यही है कि जब कोई दो दोस्त आपस में किसी चीज को शेयर करते हैं तो वो चीज, जैसे कि मान लो दो फ्रेंड है और दोनों के पास एक एक जोड़ी शूज है ना? अब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो रियल में तो उनके पास एक एक जोड़ी शूज है, लेकिन अगर वो किसी और शादी में गए और मान लो कोई एक लड़का किसी शादी में गया और दूसरे से उसने एक जोड़ी शूज जो है वो उधार ले लिया यानी शेयर कर लिया,
कुल मिलाकर अब उस लड़के के पास 2 जोड़ी शूज हो गए। यानी कुल मिलाकर अगर जब कोई 2 लोग एक दूसरे के साथ चीजों को शेयर करते हैं, तो वो चीजें दोनों की कहलाती है। क्लियर है बात? तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज है। एटम शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑक्टेट एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मैं अभी 2-4 बार आपको बता चुका हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होता है और ये एटम को स्टेबल भी बनाता है। क्लियर है बच्चों? स्ट्रॉन्ग भी होता है और एटम को स्टेबल भी बनाता है। अब कैसे बनाता है ध्यान से समझेंगे, इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। देखना, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कौन कौन से टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बेटा? तो एक होता है सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल बॉन्ड और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। इन तीनों को अपन लोग समझेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बच्चों आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो को शेयर करो तभी तो मजा आएगा ना पढ़ाने में। भाई शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो लाइव देखेंगे तभी मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, ऐसे कैसे मजा आएगा? शेयर करो बेटा, वीडियो को दबा के शेयर करो, इसको जितना कर सकते हो भाई, सब बच्चों का फायदा होना चाहिए। क्योंकि एक एक चीज मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मतलब बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा आपको 3 महीने के अंदर, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मेरी टेंशन है, वो आप लोगों की नहीं है। आप लोगों का सिर्फ एक काम है, आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। चलो, दे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स सॉरी दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो किस पर डिपेंड करता है? वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जैसे कि समझना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि एटम, एक एटम है, मान लो ये ए है और ये बी है। अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, या दोनों अपने सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन को ही शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने भी हो, लेकिन दोनों अपने सिर्फ अगर एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। ठीक, जैसे कि मान लो भैया ये हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन जो है ना बेटा वो ड्यूप्लेट बनाता है, आपको इतना तो पता ही होगा। हाइड्रोजन क्या बनाता है? ड्यूप्लेट बनाता है। यानी हाइड्रोजन जो है वो उसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? और 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होते ही ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? किसी दूसरे हाइड्रोजन या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इससे उसको ये बेनिफिट होगा कि दूसरे एलिमेंट का भी एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा। उसके पास हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। देखो यहाँ दिख भी रहा है, देखो हाइड्रोजन के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों शेयर करके अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर रहे हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखना बेटा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब कोई 2 एलिमेंट, मान लो भैया ये ए है और ये बी है, इसके ये इन दोनों को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भैया ए को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और बी को भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ध्यान से समझना, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को बी के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस बी के देखो, इस वीक यहाँ पर देखो, अभी आउटर मोस्ट सेल के नहीं गिनेंगे हम, जैसे कि यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं ए और बी। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से यहाँ क्या बना? ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसको मैं इस एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि ऑक्सीजन होता है ना बेटा, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2। देखो इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही बना सकते हैं, 3 4 और 5 6। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक ऑक्सीजन को अपने आउटर मोस्ट सेल में शेल को पूरा करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो भैया इसके आउटर मोस्ट सेल में भी तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, ये कहीं और से तो नहीं आया है। हम्म, कहीं और से आया है क्या? इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, देखो ये इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को, दो दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। देखो ये दो बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, जिसकी वजह से अब गिनो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में पूरे हो चुके हैं बेटा, यानी कि ये हो चुका है स्टेबल। क्या हो चुका है? स्टेबल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, समझ में आ रहा है आप लोगों को?
भाई कमेंट करो, पता लगे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या और जोश चाहिए आप लोगों को। लगता है मजा नहीं आ रहा है यार, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो। माना कि आज पहली क्लास है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप लोग शेयर ना करो। शेयर करो यार, जब भी तो मजा आएगा, एकदम जबरदस्त जोश मीटर हाई रखो। चलो, उसके बाद देखना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे दो एलिमेंट के बीच में। जैसे कि मान लो भैया ये एक ए है, ये बी है, और दोनों को अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए 3-3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। भैया ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये 3 बॉन्ड बना लेंगे आपस में। क्लियर? इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि समझना, अब जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? अगर हम नाइट्रोजन की, यहाँ नीचे देखना, इधर बता देता हूं मैं, यहाँ देखो, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 1 2 3 4 5। और दूसरे वाले नाइट्रोजन के भी 5, 1 2 3 4 5। क्लियर? दोनों नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 5 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो ये क्या करेंगे देखो, क्योंकि इनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इधर एक बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा। तो कुल मिलाकर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए यहाँ पर? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन चुके हैं। तो हो गए ना बेटा, देखो इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि ये बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन गिनाई में आएंगे दोनों के। इसके भी कितने पूरे हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 4 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं बच्चों। क्लियर है ये बात? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। भैया आप सर, आपने तो कार्बन कंपाउंड चालू किया था, ये पता नहीं क्या पढ़ाने लग गए आप। तो भैया आ रहे हैं धीरे धीरे, कार्बन पर भी आ रहे हैं। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन एटम्स। देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, वो एटम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका जो इंटरमोलिक्यूल फोर्स होता है ना, मतलब जो दो कोवेलेंट कंपाउंड है, तो जैसे कि मान लो H2 है और H2 है, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है ना, वो वीक होता है। वीक होने की वजह से, अब देखो फोर्स अगर वीक होगा, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों? लो होगा। क्लियर? ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान रखना बच्चों, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो बेटा? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर? यहाँ लिख देता हूं मैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फ्री आयन हो जो कि मूव कर सके। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा या फ्री आयन होगा, तो क्या होगा? वो मूव कर पाएगा, और मूव करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, फटाफट चीजें कर लेते हैं, बेसिक बेसिक चीजें। अब देखो, यहाँ कुछ के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा CH3COOH, आप लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा होगा। क्लोरोफॉर्म CH3, सॉरी, क्लोरोफॉर्म CHCl3। क्लियर? क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CHCl3। चलो, इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? इथेनॉल का होता है बेटा C2H5OH। ये सब पढ़ने वाले हैं, अभी इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो ये सब इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि भैया ये कैसे, इनका नाम कैसे याद होगा, ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, ये फॉर्मूला कैसे आया सब अपन लोग याद करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। मैं आपको सिखा दूंगा कि ये बने कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया। आप मतलब एकदम आपको ऐसा लगा था तो हलवा है यार, बच्चों वाली चीज है, इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना, 290 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है एसिडिक एसिड का? 391 केल्विन। तो ये तो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ये छोटी छोटी चीजें याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो ये आप लोग याद कर लेना। इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, इधर भी मीथेन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर कर आगे बढ़ते हैं। चलो, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
अब बात करते हैं भैया हम कार्बन के बारे में कि बहुत देर हो गई भैया कार्बन बाबा से दूर रहे हुए, अब ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। तो कार्बन बाबा के वर्सेटाइल नेचर को जानते हैं। तो पहला नेचर है भैया केटेनेशन। केटेनेशन क्या है? तो केटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद वन अनदर। समझ रहे हो? यानी कार्बन में ये एबिलिटी होती है कि भैया दूसरे कार्बन के साथ भी ये एक चेन बना सकता है। केटेनेशन पावर होती है कि दूसरे कार्बन के साथ भी क्या बना सकता है? कार्बन चेन बना सकता है, और दूसरे एलिमेंट के साथ भी, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, है ना, ब्रोमीन हुआ, उनके साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। दिस फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। देखो कार्बन जो है ना, लंबी से लंबी, जितनी लंबी हो सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हो, उतनी लंबी कार्बन चेन बना सकता है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इट हैपेंस बिकॉज कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन जो है ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से ये ज्यादा से ज्यादा कार्बन या अदर एलिमेंट के साथ जुड़कर लंबी से लंबी कार्बन चेन बनाता है। अब टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की अगर बात करें हम, तो तीन टाइप की चेन बनाता है कार्बन। एक तो स्ट्रेट कार्बन चेन है, सीधी कार्बन चेन, देखो इस तरीके से, ये सीधी कार्बन चेन हो गई। एक ब्रांच्ड चेन। अब ब्रांच चेन कैसी होती है बेटा? तो ये सीधी चेन हो गई, और सीधी चेन में मान लो यहाँ ब्रांच आ गई, तो ये ब्रांच कार्बन चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई बेटा। क्लियर? क्लोज्ड और रिंग चेन। अब क्लोज्ड और रिंग चेन क्या है? जैसे कि मान लो ये कार्बन है, और यहाँ पर ये 6 कार्बन की एक क्लोज चेन हो गई, भाई बंद हो गई ना, ये चारों तरफ से बंद है कार्बन, तो ये 6 कार्बन की एक क्लोज चेन हो गई, तो ये हो गई भैया क्लोज कार्बन चेन। आगे देखिएगा बेटा, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी आप लोगों को बता चुका हूं भैया, कार्बन के आउटर में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये 4 बॉन्ड बना सकता है ना। अब कार्बन जो है स्टेबल होने के लिए भैया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाता है। क्लियर? और बहुत सारे इसी इन्हीं बॉन्ड को बनाकर ये क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखना बेटा। अब एलोट्रोप्स क्या चीज है वो समझो पहले, तो उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन देखेंगे। तो एलोट्रोप्स क्या है उस चीज को समझना जरूरी है। तो एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट। देखो किसी एक ही एलिमेंट की जो अलग अलग फॉर्म होती है ना, भाई कोई एक एलिमेंट है और उसकी अलग अलग फॉर्म होती है, तो जो एक एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म बनती है उसको हम बोलते हैं बेटा एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। तो देखो यहाँ पर कार्बन एग्जिस्ट इन मेनी एलोट्रोप्स। कार्बन जो है उसके बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं, जैसे कि डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलरीन हुआ। बेटा डायमंड को तो आप जानते हो, आपने देखा होगा डायमंड, देखा है कि नहीं देखा? अरे नकली वाला तो देखा ही होगा, असली नहीं देखा हो, चलो क्या हुआ, नकली डायमंड तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ग्रेफाइट, भैया जो पेंसिल होती है, पेंसिल, ठीक है, वो ग्रेफाइट की ही बनी होती है। पेंसिल किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। अब पेंसिल में लकड़ी ग्रेफाइट की नहीं होती, जो पेंसिल जो यूज करते हैं हम, जो नोक होती है उसकी, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। क्लियर? एलोट्रोप्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना बेटा, वो तो अलग अलग होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होती है। तो ये एलोट्रोप्स की खास बात है। आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को पढ़ते हैं। सबसे पहले भैया ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका, इसमें से क्वेश्चंस बहुत बनता है, मतलब यूं मानकर चलो कि हर एक दो साल में बोर्ड एग्जाम में डायमंड और ग्रेफाइट से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या चीज है भाई डायमंड? चलो डायमंड क्या चीज है समझना। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम। देखो डायमंड में क्या होता है ना, डायमंड में एक कार्बन एटम आइटम जो है अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होता है। किस तरीके से देखना, बिल्कुल ऐसे। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके, जैसे कि एक कार्बन है और ये कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड हो, बेटा इसको बोलेंगे डायमंड। क्या है ये? डायमंड। दिख रहा है? दिख रहा है, हल्का हल्का सा दिख रहा है डायमंड जैसा। हाँ चलो, तो हल्का हल्का सा डायमंड जैसा दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखना इधर।
अब आप बोलोगे सर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन ये तो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, समझ में आ गया। लेकिन सर ये समझ में नहीं आया कि भैया ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये तो 4 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो बेटा जब इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये देखो ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा। देखो ये 1 2 3 एंड 4। इसको आगे बढ़ाएंगे तो बेटा ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू चेन चलती रहेगी। तो डायमंड में जो हर कार्बन है, हर कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी इसकी चारों वैलेंसी पूरी भरी हुई होती है भैया, फुल होती है चारों वैलेंसी। क्लियर है ये बात? तो चलो आगे वापस बढ़ते हैं और अगला पॉइंट समझते हैं। फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखो अभी अपन ने देखा कि भैया जो कार्बन है उसका स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल। देखो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये टेट्राहेड्रल होता है। इस स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। पतंग जैसा लग रहा होगा। हाँ तो क्या करें, उड़ा ले अब? इसको नहीं उड़ाना भैया, इसको तो हमें याद करना है, रटना भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और आईयूपीएससी में तो बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को। भाई बने रहो बस आप लोग। देखो आगे देखना। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो जो डायमंड होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि देखो हर कार्बन, अगर मैं यहाँ बात करूं, तो हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो देखो सारे कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 और 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं। और बॉन्ड सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बना सकते हैं। जो शेल आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वही बॉन्ड बना सकते हैं। तो भैया आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों के चारों ही क्या बना रहे हैं, चारों के चारों ही बॉन्ड बना रहे हैं। जब चारों ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोई फ्री ही नहीं है। आप खुद ही ये बात सोचो ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कंडक्ट होगी? इस वजह से जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आगे बात करते हैं बेटा ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट देखना, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 एटम्स। हर एक कार्बन एटम जो है ना बेटा, वो 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड होता है इसके अंदर। इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, तब आप लोगों को मजा आएगा इसके अंदर। देखना आप लोग, पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। मिट मिट, चलो समझना। देखो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है भैया। ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर देखना ये एक और, ठीक। इसके बाद ये एक और, इसके बाद इधर ऊपर भी बना लो। बोले सर पता नहीं क्या बना रहे हो आप। कुछ भी नहीं बना रहे भैया, ग्रेफाइट बना रहे हैं। जैसे कि एक ग्रेफाइट की एक लेयर हुई, क्या हुई? एक ग्रेफाइट की लेयर होगी। इसी तरह नीचे और भी लेयर होंगी, यहाँ पर भी नीचे भी लेयर होंगी। जैसे कि यहाँ पर सेम दिख रहा है ना आपको, ये ग्रेफाइट की एक लेयर होगी। फिर इसके नीचे एक और लेयर होगी। देखो यहाँ पर ये एक लेयर, फिर इसके नीचे एक और लेयर, फिर इसके नीचे एक और लेयर। तो ग्रेफाइट जो है ना, वो उसमें लेयर्स होती हैं। देखो यहाँ लिख भी रखा है, हेक्सागोनल लेयर्स। फॉर्म्स हेक्सागोनल लेयर्स प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। जो हेक्सागोनल लेयर्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर होती हैं। क्लियर? लेयर्स कैन स्लाइड। देखो जब आप पेंसिल से लिखते हो ना, तो आप कुछ सोचोगे यार वो पेंसिल से आप लिखोगे, जैसे आप कुछ भी लिखना बेटे, तो पेंसिल से आप लिखोगे तो यहाँ पर कॉपी पर जो पेंसिल है वो छप कैसे जाती है? तो जो ग्रेफाइट है ना, दरअसल बेटा वो ग्रेफाइट की स्लाइड जो है वो आपकी कॉपी पर आ जाती है, और इस वजह से हमारे को लिखा हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए आती है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है, ये इजीली स्लाइड जो है वो कॉपी पर आ जाती है हमारी। क्लियर? तो ग्रेफाइट जो होता है ना बेटा, वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी नेचर का होता है, इसलिए तो इजीली लिख पाते हैं, फटाफट फटाफट लिख पाते हैं पेंसिल से। आगे देखना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री फ्री गलत है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। देखना बेटा, जैसे कि मान लो मैं किसी एक कार्बन को टारगेट करता हूं, मान लो जैसे ये कार्बन। अब ध्यान से देखो आप, इस वाले कार्बन में ये वाला कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये रहा,
एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री बच गया ना बेटा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 में से अगर 3 ही बॉन्ड बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया ना, और जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्लियर है बात? तो जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वो भैया घूमेगा चारों तरफ, इधर उधर उधर इधर दौड़ेगा, और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और यकीन नहीं हो तो दोनों तरफ से पेंसिल छील कर प्लग पर लगा के देख लो, लगाना मत नहीं तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। एक तो मजाक मजाक में लगा लो, बोला चलो आपने कहा, एक तो सब मेरे माथे पड़ जाओ, तो ऐसा मत करना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। फुलरीन, देखो फुलरीन के बारे में ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, फिर भी मैं फटाफट समझा देता हूँ एक बार आपको, बेसिक बेसिक देखना बेटा। फुलरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स का एक अनदर फॉर्म है ये फुलरीन भी। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाई वाज C16, पहला जो फुलरीन मिला था वो C16 मिला था। C60 का मतलब होता है बेटा कि इसमें 60 कार्बन अवेलेबल थे पहले वाले फुलरीन में। क्लियर? और ये फुटबॉल के शेप में अरेंज थे, है ना। दिस लुक लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर। भैया इसको जो है ना, डोम, डोम का मतलब एक फुटबॉल टाइप या एक गुम्बद टाइप स्ट्रक्चर की तरह इसको बनाया गया था। और बनाया किसने था? इसको बनाया था बकमिस्टर फुलर ने। इस स्ट्रक्चर को किसने बनाया था बेटा? बकमिस्टर फुलर ने। क्लियर? द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरीन, इस मॉलिक्यूल का नाम क्या रखा गया? फुलरीन रखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। वाई प्रॉपर्टीज डिफर, तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट की होती है। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स हैव डिफरेंट बॉन्डिंग पैटर्न्स। अभी अपन ने देखा है कि डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, फुलरीन हुआ, इनका बॉन्डिंग पैटर्न्स जो है वो अलग अलग होते हैं। क्लियर? कार्बन में डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन सिर्फ 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। और फुलरीन में तो हेक्सागोनल या पेंटागोनल की शेप में होते हैं। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और डायमंड जो आपको पता ही है एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि ग्रेफाइट जो है बेटा ये स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस है। सोच कर देखो, एक ही चीज से बनी हुई दो अलग अलग चीजें, मतलब कार्बन से ही दो अलग अलग चीजें बनी हुई है, डायमंड और ग्रेफाइट, फिर भी एक हार्ड है और एक जो है वो सॉफ्ट है। क्लियर? और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी क्या होती है? सेम होती है। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है इनकी? सेम होती है। अब देखो ये वही क्वेश्चन दे रखा है बेटा कि जो ग्रेफाइट एंड डायमंड आर बोथ एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट और डायमंड जो है दोनों के दोनों एलोट्रोप्स है। किसके एलोट्रोप्स है? कार्बन के एलोट्रोप्स है। उसके बाद भी ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन डायमंड नहीं करता। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ना कि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अलग अलग कार्बन के पास अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है भैया, और फ्री इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो फ्रीली मूव करेगा, इधर उधर भागेगा वो, इधर कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा भैया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है। अब डायमंड की हम बात करें तो भैया डायमंड में एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है? एक कार्बन 4 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्लियर है बच्चों? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देखने वाले हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि आज पहला दिन है, फर्स्ट डे है, आप लोगों ने भी ज्यादा शेयर नहीं करा है। बिल्कुल आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ओके बेटा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अभी दिखा क्वेश्चन? अभी दिखा? क्या चीज वापस समझानी है सर? वापस समझाओ मिस्टर राइडर। एक बार बताओगे बेटा आपको क्या चीज वापस समझनी है? इसी को समझाना है वापस, ग्रेफाइट और डायमंड वाले पोर्शन को ही, इसी क्वेश्चन को समझाना है।
ओके, देखना बेटा, एक बार और देख लेना बेटा, ग्रेफाइट और डायमंड वाले क्वेश्चन को। देखना बेटा, डायमंड जो है ना, इसमें हर एक कार्बन, देखो हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ सिर्फ मैं एक कार्बन बनाकर दिखा रहा हूँ आपको। हर एक कार्बन, जैसे कि मान लो ये कार्बन लिया हमने, और ये कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा? ये कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? देखो ये कार्बन, ये वाला कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। अब मुझे ये बताओ आप कि कार्बन जो होता है ना बेटा, उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मैं शुरुआत में आपको पढ़ा चुका हूँ। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 4। और आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, वही बॉन्ड बना सकते हैं। क्लियर? तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और 4 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं। अब कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन ही कंडक्ट करता है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फिर फ्री आयन हो। क्लियर? अब फ्री आयन तो इसमें कहां से आएगा? आयन तो है ही नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो है उसमें आयंस नहीं होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो डायमंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। वहीं पर अगर हम ग्रेफाइट की बात करें बेटा, तो ग्रेफाइट में ध्यान से देखना, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी मैं बना देता हूँ। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, हेक्सागोनल शेप में। अब यहाँ पर भी हम किसी एक कार्बन को देख लेते हैं। मान लो जैसे कि मैं इस कार्बन की बात करता हूँ, है ना? अब कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1, देखो सॉरी, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। अब बेटा 4 कहाँ गया? तो 4 तो बॉन्ड ही नहीं बना रहा। समझ लो, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड बना ही नहीं रहा है। अब बॉन्ड बना नहीं रहा है तो भैया ये तो फ्री है। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है वो क्या करेगा? वो घूमेगा। भाई इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसके पास भी एक फ्री, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इन सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन सोच कर देखो, फ्री घूम रहे हैं, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सॉरी, तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ आया भाई मिस्टर राइडर? समझ आया आपको? चलिए, तो बच्चों आज के लिए यहाँ तक ही। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कल हम आईयूपीएसी का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे। कल का लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको। मतलब जितना हो सके, जितना हो सके उतने लोगों को ये शेयर कर दो आप। कल ठीक 9:15 पर वापस हम लाइव मिलने वाले हैं। हर एक दिन एक एक मतलब चैप्टर के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, हर एक लाइन को, एनसीईआरटी के हर एक लाइन को कवर करने वाले हैं अपन, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। मिलते हैं बच्चों कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जितना हो सके शेयर करो, ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। कि देखो जितना लोगों को आप शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।